हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी सार संग्रह में प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम लोग मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल चारों टॉपिक एक ही क्लास पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य को संक्षेप में जानते हैं। मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 885 ईसा पूर्व तक था। प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी। मौर्य साम्राज्य लौह युग से संबंधित भौगोलिक दृष्टि के व्यापक ऐतिहासिक शक्ति था। मौर्य वंश के 3 प्रसिद्ध शासक जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की महिमा को शिखर तक पहुंचाया वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। आइए अब गुप्त काल के बारे में संक्षेप में जानते हैं। गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक भारतीय साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की नींव 3री शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4ठी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ याद करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। वृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त ग्रंथ से हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में स्थित है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे निर्मित है? लकड़ी से। चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित है वह लकड़ी से निर्मित है। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। वो 3 वस्तुएं थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक, सोफिस्ट। दार्शनिक को सोफिस्ट कहते हैं। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। तो एंटियोकस ने सिर्फ दार्शनिक को छोड़कर बाकी अन्य वस्तुएं मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को बिंदुसार के पास भेजा था। अगला प्रश्न देखेंगे। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार नामक स्थल से पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा का त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। तो सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान का भेंट का उल्लेख किसने किया था? तो जस्टिन ने किया था। सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बार जीता था। अब देखते हैं मौर्यकालीन अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी तीर्थ। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था।
तो प्रश्न आएंगे, तीर्थ किसे कहा जाता था मौर्य काल में? तो मौर्य काल में जो सबसे उच्च अधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये टोटल 18 थे। टोटल तीर्थ 18 थे। अब देखते हैं कौन तीर्थ को संबंधित विभाग कौन कौन से मिले। मंत्री पुरोहित को संबंधित विभाग मिले प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी। मंत्री पुरोहित संबंधित विभाग प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी। युवराज को संबंधित विभाग राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता संबंधित विभाग राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी कोषाध्यक्ष। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री। मंत्री परिषदाध्यक्ष का संबंधित विभाग मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रतिष्ठा का संबंधित विभाग था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर। व्यवहारिक का संबंधित विभाग था दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक का संबंधित विभाग था सेना का संचालन नगर रक्षा के अध्यक्ष। सेनापति का संबंधित विभाग था सेनाध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वैशिक का संबंधित विभाग था सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक का संबंधित विभाग था उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक। प्रशासता का संबंधित विभाग था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल का संबंधित विभाग था सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दंडपाल थे सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाले प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल का संबंधित विभाग था देश की भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल का संबंधित विभाग था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक का संबंधित विभाग था वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। आटविक का संबंधित विभाग था वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। द्वारिक का संबंधित विभाग था राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी द्वारिक कहे जाते थे। नागरक का संबंधित विभाग था नगर का सर्वोच्च अधिकारी। नगर के सर्वोच्च अधिकारी को नागरक कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? मौर्यकालीन अधिकारी जो पोतवाध्यक्ष थे उनका मुख्य कार्य था माप तौल का। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त जो साधु थे उनसे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए थे, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया? मगध साम्राज्य में रज्जुक मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को कहा गया। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अब देखते हैं अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता एवं वर्ष। अशोक का शिलालेख धौली अभिलेख, खोजकर्ता किट्टो, वर्ष 1837। भाब्रू शिलालेख, खोजकर्ता कैप्टन बर्ट, वर्ष 1837। बराबर व नागार्जुनी गुफा, खोजकर्ता हैरिंगटन, वर्ष 1785। दिल्ली टोपरा शिलालेख, खोजकर्ता कैप्टन पोलियर, वर्ष 1785। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, खोजकर्ता पैड्रे टिपेंथेलर, 1750 ईस्वी में। मानसेहरा शिलालेख, खोजकर्ता कैप्टन ले, वर्ष 1879 में। कालसी शिलालेख, खोजकर्ता जॉन फॉरेस्ट, वर्ष 1860 में। रुमिनदेई, खोजकर्ता फिरहर, 1896 में। जौगर अभिलेख, खोजकर्ता सर वाल्टर इलियट, 1850 में। गिरनार शिलालेख, खोजकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल टाड, वर्ष 1822 में। शाहबाजगढ़ी शिलालेख एक फ्रांसीसी अधिकारी खोजकर्ता है, 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख, खोजकर्ता टीएस बर्ड, 1834 में। मास्की अभिलेख, खोजकर्ता बिडेन, 1915 में। निगाली सागर फिहरर, खोजकर्ता 1895 में। रामपुरवा शिलालेख, खोजकर्ता कालाइल,
1872 में। सारनाथ स्तंभ खोजकर्ता ऑरेल स्टाइन 1905 में। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनापिय प्रियदर्शी देवों का प्यारा उपनाम से। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण देवनापिय प्रियदर्शी देवों का प्यारा उपनाम से मिलता है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? अशोक था। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भब्रू स्तंभ राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भब्रू स्तंभ राजस्थान में। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिली है? अशोक के किस अभिलेखों में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? शीताध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने कराया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देश जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अब देखते हैं प्रमुख अधिकारी एवं उनके विभाग। शीताध्यक्ष के विभाग। अधिकारी शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म के। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। अगला प्रश्न है, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्यों ने किया था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से स्वचालित करने के लिए व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। मिस्र के शासक जिनका शासनकाल था 288 से 246 ईसा पूर्व तक, टॉलमी फिलाडेल्फस थे। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। भाग एवं बलि किसकी प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे।
गिरनार क्षेत्रों में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार क्षेत्रों में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कौशाम्बी तथा प्रयोग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौन थी? कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? अर्थशास्त्र में। प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में की है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने 13वें शिलालेख में की है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। मौर्यों का जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा अलेक्जेंडर थे। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया, बेबीलोन। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि किसने धारण की? दशरथ ने। अशोक की उपाधियों को देखते हैं। अशोक स्रोत है मास्की लघु शिलालेख। उपाधि अशोक स्रोत है मास्की लघु शिलालेख। देव नाम प्रियदर्शी अशोक राजा स्रोत है गुर्जरा लघु शिलालेख से। अशोक मौर्य स्रोत है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। प्रियदर्शी राजा उपाधि स्रोत है बराबर गुहा लेख से। प्रियदर्शी राजा मगध उपाधि है स्रोत है भब्रू बैराट लघु शिलालेख से। उपाधि प्रियदर्शी राजा स्रोत है कंधार वृहत शिलालेख दीपवंश महावंश से। उपाधि है अशोक वर्धन स्रोत है पुराण से। पुराण से अशोक वर्धन उपाधि मिली है। राजा अशोक उपाधि है स्रोत नेटुर लघु शिलालेख। राजा अशोक देव नाम प्रिय स्रोत है उद्गोलम लघु शिलालेख। स्रोत है उद्गोलम लघु शिलालेख। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी का समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया? कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? आरामाइक भाषा से। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति आरामाइक भाषा से हुई थी। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार हुआ। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नाम का अधिकारी सिक्कों का परीक्षण करता था। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था बिंदुसार था। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था बिंदुसार था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे, पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार थे, मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्ध काकनी। तो मौर्य काल की मुद्रा कौन थी? चांदी व तांबे के सिक्के। चांदी के 4 प्रकार थे और तांबे के सिक्के के 4 प्रकार थे। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के सभी प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में स्थित थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तथा वेंकटक नाम नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। वेंकटक नामक नगर को वेदों का आश्रय कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी में। शंख संवत प्रारंभ। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर था? विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्षों का अंतर था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। अगला प्रश्न देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया? कनिष्क को पांचाल ने पराजित किया। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न देखेंगे, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बमियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान में स्थित बमियान प्रसिद्ध था। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक के सिक्कों पर। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुइसक। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ? कनिष्क के। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय। योद्धे सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का चित्रांकन मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। तो गांधार शैली को भारतीय और यूनानियों कला की सम्मिश्रण कहा जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए कुषाणों ने। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य थे चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से। कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश का। अगला प्रश्न है, भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मीनांडर। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मीनांडर की। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया। अब देखेंगे मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी को। विदेशी आक्रांता हिंद यवन। भारत में आगमन 119 ईसा पूर्व में। मूल निवास स्थान था बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे मीमांडर, मिलिंद साकल। हिंद यवन के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मीमांडर, मिलिंद साकल थे। राजधानी था वर्तमान सियालकोट। विदेशी आक्रांता थे शक, सिथियन। भारत में आगमन 90 ईसा पूर्व में हुआ। मूल निवास स्थान था इनका सीरिया, ईरान के थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नफान, पश्चिमी भारत। राजधानी विशेष महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख है। पार्थियाई पहलव। पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में भारत में आगमन हुआ। मूल निवास स्थान था पार्थिया, ईरान। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे गोंडो फर्निज। विशेष तथ्य, बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले। कुषाण यूची। विदेशी आक्रांता। भारत में इनका आगमन हुआ 15 ईस्वी में। मूल निवास स्थान चीनी तुर्किस्तान में के। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कुषाण का कनिष्क थे। उज्जैनी। वर्तमान उज्जैन में राजधानी थी। पुरुषपुर वर्तमान पेशावर में। आक्रमणकारियों का क्रम। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम देखेंगे। सबसे पहले हिंद यवन, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कडफिसेस को दिया जाता है। सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय कुषाण के शासक विम कडफिसेस को दिया जाता है। गुप्त काल। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त।
गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता था? गुप्त वंश की। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की स्थापना किस शासन ने की थी? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त था। अगला प्रश्न देखेंगे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ बनाया गया था। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए सुश्रुत प्रसिद्ध था। गुप्तकालीन अधिकारी। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति। रणभांडागारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी रणभांडागारिक कहलाता था। महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान महाभांडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अर्घहारिक दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी। महादंडनायक न्यायाधीश। महादंडनायक अधिकारी न्यायाधीश विभाग के थे। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था, स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों को आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपर, वराहमिहिर तथा वरुचि जैसे विद्वान थे। एक बार फिर से देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। इनके दरबारों में 9 विद्वानों को एक समूह था और 9 विद्वानों के समूह को नवरत्न कहा जाता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपर, वराहमिहिर तथा वरुचि जैसे विद्वान थे। अगला प्रश्न देखते हैं। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर था? 242 वर्ष का। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य 242 वर्ष का अंतर था। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? गुप्तकालीन चांदी को रूपक का नाम दिया गया था। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय का। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है। लिच्छवयः दौहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवयः दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवयः दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण था सामंतवाद का प्रारंभ। अब देखते हैं गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। भूमि को कितने वर्गों में बांटे थे गुप्त काल में? क्षेत्र, वस्तु, खिल्य, अपृहत,
चारागाह क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि, वस्तु निवास करने योग्य भूमि, खिल्य जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उन्हें खिल्य, अपरहत जंगली भूमि, चारागाह पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर कानपुर में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर बिठूर कानपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कुमारगुप्त के समय ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। यह प्रश्न बहुत बार आते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी शासनकाल में की गई थी? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था व्यापारिक मंडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, शतरंज का खेल भारत के गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। यहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो